नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पॉल है और मैं engineeringmindset.com से हूं। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में बात करेंगे और उनके विभिन्न प्रकारों, उनके लिए प्रयोग होने वाले चिन्हों को समझेंगे और यह जानेंगे कि करंट को कैसे मापा जाता है तथा अपनी और इलेक्ट्रिकल सर्किट की सुरक्षा के लिए किस प्रकार सुरक्षा डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है। किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के प्रयोग के लिए सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह एक ही दिशा में होना चाहिए। आमतौर पर सर्किट बनाने के लिए हम कॉपर केबल्स का प्रयोग करते हैं क्योंकि कॉपर बिजली का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। इसका मतलब है कि कॉपर को बनाने वाले एटम्स की सबसे बाहरी कक्षा या वैलेंस शेल में ढीले जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन हैं जो धातु के अंदर घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यह फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से घूम सकते हैं, इसलिए कॉपर बहुत लोकप्रिय है। यह इतनी आसानी से घूम सकते हैं कि खुद से ही कॉपर के दूसरे एटम्स में जा सकते हैं, लेकिन ये अनियमित रूप से किसी भी दिशा में या सभी दिशाओं में आ जा सकते हैं, जिसकी हमारे लिए कोई उपयोगिता नहीं है। हम कॉपर वायर पर रबर लपेटते हैं क्योंकि रबर एक इंसुलेटर है, जिसका मतलब है कि यह फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बहने नहीं देता है। यह एक बैरियर प्रदान करता है और इलेक्ट्रिसिटी को तार के अंदर तथा हमसे दूर रखता है। इलेक्ट्रिसिटी से अपनी डिवाइसों को ऊर्जा देने के लिए हमें सर्किट में एक ही दिशा में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह मिलना चाहिए। फिर हम इन इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में लैंप जैसी कोई चीज रख सकते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन इससे होकर बह सके तथा रोशनी और ऊष्मा पैदा करे। ऐसा करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स पर बल लगाना होगा और वोल्टेज देकर ऐसा किया जा सकता है। जैसे पानी के पाइप में प्रेशर होता है, उसी तरह वोल्टेज धक्का देने वाला एक बल है। जितना अधिक प्रेशर होता है उतना ही अधिक पानी बहता है। जितना अधिक वोल्टेज लगाया जाता है उतने ही अधिक इलेक्ट्रॉन बहते हैं। जैसे प्रेशर मापने के लिए पानी बहना जरूरी नहीं होता है, उसी प्रकार वोल्टेज को मापने के लिए करंट बहना जरूरी नहीं होता। लेकिन यदि पानी नहीं बह रहा होगा तो यह पता लगाना मुश्किल होगा कि कितना पानी बह रहा है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होगा तो हम करंट नहीं माप सकते। यदि एक कॉपर वायर लें तो इसके दोनों सिरों के बीच फ्री इलेक्ट्रॉन अनियमित तरीके से बह रहे होंगे। इस अनियमित गति को करंट नहीं माना जाता है। लेकिन यदि हम एक बैटरी लें, मान ले 1.5 वोल्ट की, और दोनों सिरों के बीच एक तार लगा दें, तो तार के सिरों के बीच 1.5 वोल्ट का अंतर दिखाई देगा और इस अंतर के कारण इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में बहेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में वोल्टेज में बेसिक के बारे में विस्तार से बताया है, उन्हें जरूर देखें। लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो लैंप चालू करने के लिए हमें सर्किट से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को प्रवाहित करना होगा, लेकिन तार और लैंप एक निश्चित मात्रा की करंट ही झेल सकते हैं। जैसे पाइप की रेटिंग पानी या प्रेशर की निश्चित मात्रा के लिए की जाती है। यदि इससे अधिक मात्रा दी जाएगी तो पाइप फट जाएगा। इसी तरह यदि तार या लैंप से बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तो वे जल सकते हैं या फट सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के बहाव को हम करंट कहते हैं। हालांकि अपने लोगों को अक्सर इसे एम्प्स कहते हुए सुना होगा। इसे बड़े ए से भी प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए इस फ्यूज में 3 और 1 ए दिया है, जिसका मतलब है इसे 3 एम्प्स करंट के लिए रेट किया गया है। इस वीडियो में हम बाद में देखेंगे कि फ्यूज कैसे काम करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सीखते समय कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉन फ्लो के बीच का अंतर समझना मुश्किल हो सकता है। ये दोनों सिद्धांत बताते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन जब शुरुआत में इलेक्ट्रिसिटी पर प्रयोग कर रहे थे तो उनके दिमाग में यह विचार आया कि मटेरियल के अंदर कुछ तो प्रवाहित हो रहा है। उन्होंने क्लॉथ की एक ट्यूब ली और उसे कपड़े से रगड़ा तो ऐसा लगा कि उसमें एक अदृश्य द्रव इकट्ठा हो गया हो, क्योंकि जब कोई और ट्यूब को छूता था तो उन्हें हल्का सा झटका लगता था। अब हम इसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के रूप में जानते हैं, लेकिन उस समय बेंजामिन फ्रैंकलिन ने माना कि ट्यूब में अदृश्य तरल पदार्थ अधिक मात्रा में जमा हो रहा था, तो उन्होंने इसे पॉजिटिव माना और इसे छूने वाले व्यक्ति में इस तरल पदार्थ की मात्रा कम होनी चाहिए, इसलिए उन्हें नेगेटिव माना गया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह सिरा पॉजिटिव है और यह नेगेटिव, और इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहती है। और यह समझ में आता है क्योंकि पानी एक तरल पदार्थ है और यह ऊंचाई से निचले स्तर तक बहता है। जल्द ही मैन्युफैक्चरर ने इस आधार पर बैटरीज बनाना शुरू कर दी। उन्होंने यह भी कहा कि यह सिरा पॉजिटिव है और यह नेगेटिव,
और आज भी हम इस नामकरण परंपरा का प्रयोग करते हैं। इसे कन्वेंशनल करंट के नाम से जाना गया क्योंकि यह इलेक्ट्रिसिटी का परंपरागत सिद्धांत था। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान के क्षेत्र में विकास हुए और प्रयोग अधिक सटीक होते गए, जोसेफ थॉमसन नामक एक व्यक्ति ने खोज की कि तार के अंदर बहने वाली यह अदृश्य चीज वास्तव में एक पार्टिकल है, और उन्होंने उस पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन रखा। उन्होंने यह भी पता लगाया कि यह इलेक्ट्रॉन वास्तव में विपरीत दिशा में यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बह रहे हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन को वास्तव में यह एहसास नहीं हो पाया था कि सिल्क का कपड़ा ग्लास से इलेक्ट्रॉन हटा रहा था, तो वे वास्तव में व्यक्ति से होकर ग्लास ट्यूब में बह रहे थे। जोसेफ थॉमसन के सिद्धांत को इलेक्ट्रॉन फ्लो के सिद्धांत के नाम से जाना जाने लगा, और असल में हो ये रहा था कि ये इलेक्ट्रॉन एक सर्किट में नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बह रहे थे, न कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तार के अंदर बह रहे हैं या किस दिशा में बह रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले में इसकी गणना नहीं होती है। इसलिए फॉर्मूले के उत्तर अभी भी वही रहेगा। वैसे भी अब दुनिया भर की सारी बैटरियों में टर्मिनल के नाम बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए हर किसी ने इसे बस यूं ही जाने दिया और हमने कन्वेंशनल करंट के बारे में पढ़ाना और उसका प्रयोग करना जारी रखा। कुछ किताबों में आपको दोनों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसलिए आपको याद रखना होगा कि जब कभी भी हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं और जब कभी भी हम एक सर्किट को डिजाइन करते हैं या इलेक्ट्रिकल सर्किट की ड्राइंग को देखते हैं, तो हम हमेशा डिफॉल्ट रूप से मान लेते हैं कि उसमें कन्वेंशनल करंट होगा। लेकिन इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को पता होता है कि इलेक्ट्रॉन वास्तव में उल्टी दिशा में बह रहे हैं। अगर आप अपनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के प्लग पर नजर डालें तो आपको उस पर मैन्युफैक्चरर के लेबल दिखने चाहिए जो आपको बताते हैं कि उत्पाद को कितनी क्षमता संभालने के हिसाब से बनाया गया है। उदाहरण के लिए, यह लैपटॉप चार्जर हमें बताता है कि डिवाइस तभी काम करेगी जब इसे 100 से 240 वोल्ट के बीच इनपुट और 1.5 एम्प्स का एसी या ऑल्टरनेटिंग करंट मिले, जिसे यहां इस सिंबल के माध्यम से दिखाया गया है। फिर चार्जर इसे बदलकर 19.5 वोल्ट और 3.33 एम्प्स के डीसी या डायरेक्ट करंट का आउटपुट देता है, जिसे इस सिंबल से दिखाया जाता है। एसी और डीसी अलग अलग तरह की इलेक्ट्रिसिटी हैं। आपके घर के प्लग एसी या ऑल्टरनेटिंग करंट देते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन निरंतर लूप में नहीं बहते रहते। इसके बजाय वे समुद्र की लहरों की तरह आगे और पीछे की तरफ बारी बारी से बहते हैं। आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइस जैसे लैपटॉप और मोबाइल फोन डीसी इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं। इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन केवल एक ही दिशा में बहते हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर। आप इसे नदी के पानी की धारा की तरह सोच सकते हैं। अधिकतर मामलों में हम इलेक्ट्रिसिटी को पावर स्टेशन से एसी इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करने वाले कस्बों और शहरों में भेजते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर के जरिए वोल्टेज बढ़ाना और घटाना आसान होता है, और यह लंबी दूरी तक बिजली पहुंचाने का बहुत अच्छा तरीका है। हालांकि अभी भी कुछ बहुत हाई वोल्टेज की डीसी ट्रांसमिशन लाइनों का प्रयोग हो रहा है, पर हम उनके बारे में बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे। हम अधिकतर छोटी डिवाइसों के सर्किट बोर्ड जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन और टीवी में डीसी डायरेक्ट करंट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि डीसी को नियंत्रित करना आसान है और इससे सर्किट को और छोटा तथा पतला बनाया जा सकता है। कुछ उपकरणों में एसी और डीसी के संयोजन का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, वॉशिंग मशीन के इंडक्शन मोटर में एसी का प्रयोग होता है जो टब को घुमाती है। लेकिन ऐसे सर्किट बोर्ड जो लाइट, टाइमर या मोटर की गति की सेटिंग को नियंत्रित करते हैं, वो डीसी पावर का प्रयोग करते हैं। हम रेक्टिफायर नामक डिवाइस से एसी को डीसी में बदल सकते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में बहुत आम बात है। हम इन्वर्टर का प्रयोग करके डीसी को एसी में भी बदल सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा प्रणाली में। इन्वर्टर विषय पर हमने पहले ही विस्तार से जानकारी दी है। इसका लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लोग अक्सर नदी या समुद्र के बढ़े हुए प्रवाह को तेज धारा कहते हैं। यह बहुत कुछ इलेक्ट्रिसिटी जैसा है। नदी में तेज गति से बहते पानी को तेज धारा कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में भी ऐसा ही होता है। एक तार में बहते हुए ढेर सारे इलेक्ट्रॉन से भी हाई करंट पैदा होता है। नदी पानी की एक निश्चित मात्रा को ही संभाल सकती है, लेकिन यदि अधिक पानी आ जाए तो पानी किनारों से बाहर फूट पड़ता है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी में भी तार फटता है और जल जाता है।
इसलिए मैन्युफैक्चरर तार और लैंप का टेस्ट करके यह पता लगाते हैं कि वे कितना करंट झेल सकते हैं। हम यह भी देखना चाहते हैं कि हमारे सर्किट से कितना करंट प्रवाहित हो रहा है और साथ ही उसकी गणना करना चाहते हैं। हम एमीटर के द्वारा इसे माप सकते हैं और करंट की यूनिट एम्पियर्स होती है, पर लोग आमतौर पर इसे एम्प्स कहते हैं। तो एम्प क्या है? एक एम्प 1 कूलम प्रति सेकंड के बराबर और 1 कूलम लगभग 6 क्विंटिलियन 242 क्वाड्रिलियन इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, पर इसका मतलब क्या है? इसे देखने का दूसरा तरीका यह है कि इस 1.5 वॉट के लैंप को 1 एम्प करंट वाली 1.5 वोल्ट की बैटरी से ऊर्जा दी जाए। इसका मतलब है कि लैंप को चालू रखने के लिए सर्किट को बैटरी से प्रति सेकंड 1 कूलम प्रति सेकंड यानी लगभग 6 क्विंटिलियन 242 क्वाड्रिलियन इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन बहते हैं इसका पता करना मुश्किल है। इंजीनियर समय बचाने के लिए इसे बस एम्प्स कहते हैं। लैंप की चमक वोल्टेज के साथ बदलती है। वोल्टेज घटाने पर इलेक्ट्रॉन पर लगाने वाला बल कम हो जाता है, तो कम इलेक्ट्रॉन बहते हैं। वोल्टेज बढ़ाने पर अधिक इलेक्ट्रॉन बहते हैं और लैंप की चमक बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान दें कि एक निश्चित वोल्टेज और करंट पर लैंप जल जाएगी। सर्किट में करंट मापने के लिए सीरीज में एक एमीटर जोड़ना होगा जिससे करंट उससे होकर बह सके। इसे पानी के मीटर की तरह सोचें। पानी की मात्रा जानने के लिए पाइप के पानी को पानी के मीटर से होकर गुजरना जरूरी होता है। इसी तरह एमीटर से इलेक्ट्रॉन्स का गुजरना जरूरी है। एमीटर की जगह हम मल्टीमीटर का प्रयोग करने जा रहे हैं क्योंकि इस डिवाइस से बहुत कुछ किया जा सकता है। नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक दे रहा हूं जहां से आप अच्छे मल्टीमीटर खरीद सकते हैं। मेरी सलाह है कि आप अपने टूलकिट में एक मल्टीमीटर जरूर रखें। किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए यह बहुत आवश्यक टूल है। यदि हम इस 1.5 वोल्ट की बैटरी और इस लैंप को जोड़ें जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो करंट की रीडिंग 1.5 एम्प्स होगी, जिसका मतलब है लाइन में हर सेकंड 9 क्विंटिलियन 636 क्वाड्रिलियन इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। चूंकि इस सर्किट के कंपोनेंट सीरीज में जुड़े हैं, हर जगह करंट एक जैसी होगी, तो हम कहीं भी मापें इसका मान एक ही होगा। अगर इस सर्किट में एक और लैंप सीरीज में जोड़ दिया जाए और उस लैंप का रेजिस्टेंस 1 ओम हो, तो हम उस सर्किट में और अधिक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स का बहना और भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अब हमें करंट में कमी नजर आएगी। इस केस में हमें 0.75 एम्प्स की रीडिंग मिल रही है, मतलब 4 क्वांटिलियन 818 क्वाड्रिलियन इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। यह सर्किट सीरीज में है। फिर से मल्टीमीटर को कहीं और लगाने पर हमें समान रीडिंग मिलेगी। अब अगर पैरेलल में 2 लैंप जोड़ दें जिनमें प्रत्येक का रेजिस्टेंस 1 ओम है और इस सर्किट को 1.5 वोल्ट वाली बैटरी से जोड़ें, तो बैटरी से आने और जाने वाले मुख्य तार में 3 एम्प्स मिलेंगे। लेकिन हर लैंप की ब्रांच में 1.5 एम्प्स मिलेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के रास्ते पृथक हो गए हैं, वे 2 लैंपों के बीच बंट जाते हैं। ये रास्ते फिर मिल जाते हैं और कुल करंट 3 एम्प्स होता है क्योंकि दोनों लैंपों के रेजिस्टेंस बराबर होते हैं। लेकिन उदाहरण के लिए अगर ए का रेजिस्टेंस 1 ओम और बी का रेजिस्टेंस 3 ओम है, तो मुख्य तार पर 2 एम्प्स की रीडिंग मिलेगी। लैंप ए की ब्रांच में 1.5 एम्प्स और लैंप बी में 0.5 एम्प्स मिलेंगे। हालांकि ध्यान दें कि लैंप बी एक डिमर है क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिससे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह मुश्किल हो जाता है। दोनों मामलों में एम्प्स और ब्रांच जुड़ जाते हैं और मुख्य तार में बैटरी से आने और जाने वाले कुल करंट के बराबर होते हैं। इसलिए सर्किट में करंट के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए हम रेजिस्टर्स जोड़ सकते हैं। रेजिस्टर्स सर्किट में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को मुश्किल बना देते हैं और इसलिए हम सर्किट में करंट को कम करने के लिए रेजिस्टर्स जोड़ते हैं। यह ऐसा है जैसे पाइप कहीं से दब गई हो। यह पानी के बहाव में रुकावट पैदा करता है, जिससे कम पानी बह पाता है। पानी पाइप की दीवारों से टकराता है और ऊर्जा ह्रास होता है। इससे प्रेशर में कमी आती है। रेजिस्टर्स के साथ भी ऐसा ही होता है। इसका मटेरियल इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को मुश्किल बनाता है। इलेक्ट्रॉन टकराते हैं और ऊर्जा ह्रास होता है, जिससे हमें वोल्टेज ड्रॉप मिलता है।
क्षय हुई ऊर्जा से ऊष्मा प्राप्त होती है। अगर थर्मल इमेजिंग कैमरा से रेजिस्टर्स को देखें तो ऊष्मा निकलती हुई दिखाई देगी। उदाहरण के लिए इस एलईडी को अधिकतम 22 मिली एम्प्स या 0.022 एम्प्स रेट किया गया है। हम इसे 9 वोल्ट की पावर सप्लाई से जोड़ना चाहते हैं। यदि हम 100 ओम के रेजिस्टर का प्रयोग करते हैं, करंट 0.9 एम्प्स होगा, जो बहुत ज्यादा है। इससे एलईडी जल जाएगी। यदि हम 450 ओम का रेजिस्टर प्रयोग करें तो करंट 0.02 एम्प्स होगा, जो लिमिट से कम है। यह ओके है। अगर हम 900 ओम का रेजिस्टर प्रयोग करें तो करंट 0.01 एम्प्स होगा, जो बहुत कम है। इससे एलईडी की चमक अधिक नहीं होगी। अपने घर पर करंट मापते समय आप ऐसे काफी सस्ते एनर्जी मीटर्स ले सकते हैं, जिनमें आपके उदाहरण को प्लग किया जा सकता है और यह आपको वोल्टेज, करंट, ऊर्जा की खपत के साथ साथ उसे चलाने की लागत भी बताते हैं। आपके टूल किट के लिए यह बहुत अच्छे टूल हैं। नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूं, जहां से आप इन्हें खरीद सकते हैं। फ्यूजेस के अंदर एक पतला सा तार होता है, जो एक निश्चित मात्रा के करंट के लिए रेट किया जाता है। इस केस में यह 3 एम्प्स या प्रति सेकंड 19 क्विंटिलियन 272 क्वाड्रिलियन इलेक्ट्रॉन संभालने के लिए रेट किया गया है। यदि सर्किट में से बहुत अधिक सर्किट बहता है तो फ्यूज जल जाता है, जिससे सर्किट खुल जाता है, यह टूट जाता है और हमारे कीमती इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बच जाते हैं। फ्यूज एक कमजोर कड़ी की तरह काम करता है और काफी सस्ता होता है। आप इन्हें सर्किट बोर्ड में लगे हुए देख सकते हैं। यूके में अतिरिक्त सुरक्षा के लिए अक्सर प्लग के अंदर फ्यूज लगाए जाते हैं। हमारे घरों और ऑफिसों के इलेक्ट्रिकल पैनलों में सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं। सर्किट ब्रेकर एक तरह का स्विच है, जो ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट के केस में इलेक्ट्रॉन प्रवाह बहुत अधिक होने पर अपने आप खुल जाता है और सर्किट को जोड़ देता है। ओवरलोड फंक्शन में यदि हम सर्किट में धीरे धीरे और लोड जोड़ें तो अंत में लोड ब्रेकर की रेटिंग से अधिक हो जाएगा और यह बिजली की आपूर्ति रोकने के लिए फ्लिप करेगा और सर्किट सुरक्षित बना रहेगा। इसे ओवरलोड से बचाव के रूप में जाना जाता है। आधुनिक सर्किट ब्रेकर का एक दूसरा फीचर शॉर्ट सर्किट से बचाव है। इस केस में यदि किसी करंट से पॉजिटिव और नेगेटिव तार संपर्क में आते हैं तो करंट में तुरंत बहुत अधिक वृद्धि देखी जा सकती है, क्योंकि इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। सर्किट ब्रेकर इस वृद्धि का पता लगाता है और सर्किट को बचाने के लिए पावर कट कर देता है। उत्तरी अमेरिका में एक और डिवाइस मिलती है, जिसे GFCI या ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर कहा जाता है। यूरोप में इसे RCD या रेसिडुअल करंट डिवाइस कहा जाता है। यह मुख्य रूप से सर्किट के सप्लाई और रिटर्न तारों के करंट को मॉनिटर करता है और उनकी तुलना करता है। अगर लौटने वाले करंट की मात्रा सप्लाई किए गए करंट के बराबर नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी को कोई और पाथ मिल गया है और वह सर्किट से बाहर जा रही है। यह किसी व्यक्ति से होकर भी गुजर सकती है, इसलिए डिवाइस आपूर्ति रोक देती है। यह बहुत तेजी से और बहुत कम टॉलरेंस के साथ होता है, जिससे बिजली के झटके नहीं लगते और हम सुरक्षित रहते हैं। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के बारे में और अधिक सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए किसी भी वीडियो को देखें और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। हमें फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम के साथ साथ engineeringmindset.com पर फॉलो करना न भूलें।